सीक्वेंस में जो अभी तक समझाया वो आप लोगों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, तो इससे अगला टॉपिक अब किस पे बात करनी है, कोई बताना चाहेंगे? सीक्वेंस में ध्यान दीजिएगा। बेसिक बात जो समझानी है, अगर मैं केवल रेशनल का सीक्वेंस लूं, क्योंकि ये तो रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर रेशनल्स, then it may converge to some rational or irrational term। ये ध्यान देने वाली बात है। किसी सीक्वेंस की सारी टर्म रेशनल हो तो वह रेशनल पे भी कन्वर्ज कर सकता है, इरेशनल पे भी। बच्चों ये देखिए 1/n ये जीरो पे कन्वर्ज करता है, और इसके हर टर्म रेशनल है, और ये कन्वर्ज भी रेशनल पे ही करेगा। ठीक है। अब एक बात सोचिए, इरेशनल की ओर जा सकता है कोई सीक्वेंस? कोई एग्जाम्पल बताना चाहेंगे आप लोग जहां पर कोई रेशनल का सीक्वेंस हो और वो इरेशनल पे कन्वर्ज करे? अगर मैं ये सीक्वेंस ले लूं, 3.1 ले लूं, फिर 3.14, और फिर 3.141, 3.1416, तो आप गौर करिए, इस सीक्वेंस की जो हर टर्म है वो रेशनल नंबर है, लेकिन बच्चों ये पाई की ओर जाएगा। ये इरेशनल सीक्वेंस है, सॉरी सीक्वेंस रेशनल नंबर का है, लेकिन जहां पर कन्वर्स कर रहा है पाई, वो इरेशनल है। ऐसे बनाए जा सकते हैं, रूट 2 पे कन्वर्स करने वाला बनाया जा सकता है। अगर कुछ नहीं आ रहा दिमाग में तो √2 + 1/n कर लीजिए, लेकिन अब इसकी टर्म्स रेशनल नहीं है, लेकिन ये √2 पे कन्वर्स करेगा। तो अगर कभी a+1/n कोई सीक्वेंस बना दिया जाए तो वो a पे कन्वर्स करेगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी नंबर पे अगर आपसे सीक्वेंस कन्वर्ज कराने के लिए कहा जाए तो ए में +1/n या -1/n कर लीजिए, वो हमेशा, क्योंकि 1/n तो जीरो पे जाता है, तो a+1/n ए पे चले जाएगा। तो a-1/n भी ए पे जाएगा। तो आपको हर पॉइंट पर दो सीक्वेंस तो यही मिल जाएंगे। अब आप इस हिसाब से आप ऐसा भी सोच सकते हो, a ± 1/n², तो आप समझेंगे हाँ यार ये भी तो ए पे ही जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि रियल लाइन में हर पॉइंट पे ढेर सारे सीक्वेंस कन्वर्स कर सकते हैं। अब ये ढेर सारे तो लिटरेचर का वर्ड है, मैथमेटिकली काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे ये या अनकाउंटेबल होंगे? ये आप लोग सोचिएगा आराम से, अच्छा सवाल है, सोच सकते हैं कि किसी पॉइंट पर कन्वर्स करने वाले टोटल सीक्वेंसेज अनकाउंटेबल होंगे। देखिए इनफाइनाइट तो होंगे, ये तो श्योर है भाई। 1/n जीरो पे जा रहा है, 1/n² भी जीरो पे जा रहा है, 1/n³ भी जीरो पे जाएगा। तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा जीरो पे ही इतने हैं, और हर एक में ए जोड़ दो, ए कोई भी रियल नंबर हो, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस कन्वर्स करते हैं। ये तो मैंने अभी एक ही टाइप की फैमिली ली।
अगर मैं टू बाई एन स्क्वायर कर दूं, ऐसा कुछ 1/√n ले लूं, तो आप समझेंगे अच्छा है, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हर पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस कन्वर्स करते हैं। सवाल यह है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे या अनकाउंटेबल? कोई बता सकते हैं? सर अनकाउंटेबल होंगे। अच्छा, कैसे? सर अगर ए प्लस आर अपॉन एन कर देंगे, जहाँ पर आर जो है रियल नंबर होगा कोई। A+R/N। बच्चों देखो, ये अगर n बढ़ाते जाएंगे तो ये a पे कन्वर्ट करेगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी r बिलोंग्स टू r। कितना शानदार आंसर है। तो हर पॉइंट पर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कन्वर्ट करते हैं रियल लाइन में। कितनी गजब बात है। और ऐसे सीक्वेंस भी हो सकते हैं जिसमें सारे के सारे टर्म रेशनल हों, और ऐसे सीक्वेंस भी हो सकते हैं जिसमें सारे के सारे टर्म्स इरेशनल हों। ऐसा कोई इरेशनल का सीक्वेंस बताएंगे जो रेशनल पे कन्वर्ज हो, लेकिन सीक्वेंस की हर टर्म इरेशनल हो। कोई बीएससी थर्ड ईयर से हैं, अभी हाल ही में मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था, आप बता सकते हैं? अभी कोई नहीं, या कोई और स्टूडेंट भी बताएं है तो दिमाग में। अच्छा, ये सर बताइए। √n+1 माइनस √n। हाँ, √2। क्या बोला था? सर √n+1 माइनस √n। √n+1 -√n। हाँ यार, ये बढ़िया था। अभी हमने दिखाया पिछले लेक्चर में बच्चों, ये 0 पे गया था। और इसके हर टर्म, क्योंकि हर बार अगर n परफेक्ट स्क्वायर होगा तो n+1 नहीं होगा, n+1 परफेक्ट स्क्वायर होगा तो n नहीं होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बेटा आपने, बढ़िया। इसमें एक एग्जाम्पल और देना था मुझे, ये वाला 1+1/n, एट सीक्वेंस 1+1/2 स्क्वायर, 1+1/3 क्यूब। ऐसे सोचते रहो, 1+1/n⁴ एंड सो ऑन। और जब n इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल ई की ओर जाता है। और इस सीक्वेंस में भी आप गौर कीजिए, हर टर्म रेशनल है और ये इरेशनल पे कन्वर्स करता है। ये मुझे इसलिए याद आया बच्चों, क्योंकि बाद में आप लोग दो फंक्शंस देखिएगा। एक तो DIRICHLET, हम लोग इसको पढ़ते हैं डायरेक्टली, टी साइलेंट होगा। और दूसरा पढ़ते हैं थोमे। डायरेक्टली और थोमे फंक्शंस पे मैंने पहले भी एक लंबे लेक्चर बना रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। शुरुआती रियल एनालिसिस वाली मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा, जिसमें मैं कागज पे लिख रहा होता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर थे शुरुआत में। तो डायरेक्टली फंक्शन, थोमे फंक्शन, और वो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे कैसे काम करते हैं। डायरेक्टली हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और थोमे केवल रेशनल्स पर डिसकंटिन्यूअस है, इरेशनल पर कंटिन्यूअस है। तो आसान नहीं है प्रूफ करना। तो ये सीक्वेंस वाली जो अप्रोच है, इसी से काम चलेगा। इसका मतलब कुछ बच्चों को ये समझ में आया होगा कि अच्छा, कंटिन्यूटी भी डिफाइन कर सकते हैं सीक्वेंशियल अप्रोच से। तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा भी सवाल था शायद, मेरे ख्याल से, √2 प्लस √2, ऐसा था क्या था, मैं ऐसा कुछ कर रहा था। इसको क्या कर सकते हैं? ये कोई सीक्वेंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ याद जैसा आ रहा था मुझे। ये सही है सर, यही था। यही था।
तो ये सीक्वेंस ड्रॉ करिए। इसकी जनरल टर्म कैसे लिखेंगे आप सोचिए। लिमिट रूट अंडर रूट 2 + an। an+1, आप देखिए ये a1 है, ठीक है, ये आपका a2 है। तो जो a2 है वो किस तरह से है देखिएगा, √2 + a1। फिर ये a3 है, a3 है √2 प्लस, ये पूरा का पूरा a2 आ जाएगा। A2। हाँ, a2 आ जाएगा पूरा। तो इस तरह से चल रहा है। तो जो an+1 होगा वो √2 + an होगा। अब अगर मैं लिमिट लगा लूं दोनों साइड, लिमिट an+1, यहाँ लिमिट का मतलब ही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 + an। अच्छा, हम इसको कंटिन्यूअस फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो लिमिट को अंदर ले जा रहे हैं। अब बच्चों सभी लोग जानते होंगे अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो फिर n+1 भी इन्फिनिटी को ही जाएगा। तो जिस जैसा बिहेव उस समय an का होगा वैसा ही बिहेव an+1 का होगा, और दोनों सपोज किसी लिमिट l पे जा रहे हैं। तो ये l = √2 + l। आप स्क्वायर कर लीजिए, l² = 2 + l। तो यहां से l² -l - 2 = 0। l² - 2l प्लस l - 2 = 0। l कॉमन है तो l - 2 प्लस l - 2 = 0। तो l - 2 और l+1 = 0। तो जो लिमिट है उसके दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, एक तो -1 और एक +2। इसको खारिज करेंगे आप -2 को, और तो लिमिट जो होगी सीक्वेंस वो 2 पे कन्वर्स कर रहा है जो कि रेशनल है। पहले ये बताइए कि -1 क्यों कैंसिल करेंगे हम। सीक्वेंस की टर्म्स पे गौर कीजिए तो तो रूट पॉजिटिव टू सीक्वेंस है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये जस्टिफाई किया जा सकता है, वो दिख भी रहा होगा आपको, हर बार कुछ बढ़ रहे हैं। पहली टर्म पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है उसको जोड़ के दूसरी टर्म भी पॉजिटिव ही आई होगी और कुछ बड़ी आती होगी, वो दिख रहा है। और पॉजिटिव है और बढ़ते जा रहा है तो जाहिर सी बात है फिर -1 पे कन्वर्स का कोई मतलब बनता नहीं। तो 2 पे कन्वर्स करेगा ये। एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी हर टर्म इरेशनल है लेकिन वो रेशनल पे कन्वर्स करता है। तो दो ऐसे एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर। और पिछले पेज में दो ऐसे एग्जाम्पल मैंने बताए थे आपको जो हर टर्म रेशनल थी। एक तो 3.14 वाला देखिए पाई पर, एक ई पर। हर टर्म रेशनल थी लेकिन इरेशनल पर कन्वर्स किया। और एक अच्छा अंकित ने बताया कि किसी भी पॉइंट पर टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेज जो कन्वर्स करते हैं वो अनकाउंटेबल है। तो ये डेंसनेस है सीक्वेंसेस की बच्चों। अगर आप महसूस कर पाए इन चीजों को तो लॉन्ग टर्म में एंजॉय करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, नई चीज पे जाते हैं। सीक्वेंस में बाउंडेडनेस ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि सीक्वेंस का बाउंडेड होना। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं मैं हर चीज प्रूफ नहीं करा सकता। सीक्वेंस नॉर्मली 20 दिन 3 हफ्ते का मैटर लगता है मुझे पूरा डिटेल में सीक्वेंस और सीरीज पढ़ाना। मैं 3 हफ्ते इसी में नहीं लगा सकता, तो मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूं बस। बाउंडेड होने का मतलब ये है कि सीक्वेंस की हर टर्म, पहले बाउंडेड अबाउ समझिए। बाउंडेड अबाउ का मतलब समझिए कि एक अपर बाउंड मिलेगा। तो मतलब देर एग्जिस्ट सम लैम्डा, लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर मान लो या रियल नंबर, सच दैट हर टर्म जो होगी वो लैम्डा के बराबर या उससे कम होगी। सीक्वेंस तो बाउंडेड अबव हुआ है। और अगर बाउंडेड अबव हुआ, लैम्डा अगर अपर बाउंड है तो लैम्डा से ऊपर के सारे जितने हैं वो भी अपर बाउंड होंगे। तो फिर उनमें लीस्ट अपर बाउंड भी मिलेगा क्योंकि रियल नंबर का सेट है। और रियल नंबर के सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही एक लोअर बाउंड भी मिलेगा।
मान लो वो म्यू है। अगर आप कहते हैं कि दो नंबर ऐसे मिले, म्यू और लैम्डा, कि हर टर्म उनके बीच में ही है, तो वो बाउंडेड है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि सीक्वेंस की हर टर्म 5 और 2 के बीच में ही है मान लो, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अब लोगों ने दिमाग लगाया कि यार दो दो नंबर भी क्यों लिखे जाएं, एक ही नंबर से काम नहीं चल सकता क्या? सीक्वेंस की हर टर्म 5 और 2 के बीच है, ठीक हो गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सीक्वेंस की हर टर्म 5 और -5 के बीच है? इसको कहने में कोई गलत हो रहा है क्या? पहले कहा नहीं मैंने सर। सीक्वेंस की हर टर्म 2 और 5 के बीच है, ठीक हो गया। फिर कहा -5 और 5 के बीच है, तो भी टेक्निकली सही है गलत है? तो सही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कहा दिल्ली कहाँ है, किसी ने कहा कि भारत में है, ठीक। कोई कह रहा नहीं चीन और श्रीलंका के बीच में है। कोई थोड़ा और आगे ले जा सकता है कि रूस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कहीं पर है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको दो बाउंड तो मिल ही रहे हैं ना। और तो फिर उससे क्या होगा कि आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आपने देख लिया कि अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, आप दो नंबर जो दो बाउंड थे उनकी जो एक ही बाउंड से काम चला रहे हैं। और वो भी कौन सा वाला? जिनमें 2 और 5 में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा था। आप इसको ऐसे समझिए, अगर कभी किसी सीक्वेंस में आपकी हर टर्म -5 और -2 के बीच है, या +2 के बीच भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको -5 ले जा रहे हैं, तो इसको इधर को 2 छोड़ो, 5 पे ले जाओ। और आप लिखो कि ये ऐसा करते हैं, 5 और -5 के बीच ले जा रहे हैं, तो मॉड ऑफ an लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा यहां से भी। तो अगर बच्चों ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आए हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर इन जनरल लैम्डा और म्यू के बीच में है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा है, मॉड ऑफ लैम्डा, मॉड ऑफ, मॉड कर लीजिए जो बड़ा है उसको m मान लीजिए। और अब आप ऐसे लिखिए कि ये m और -m के बीच में है। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो मॉड ऑफ an है वो दैट इज लेस देन इक्वल टू m है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी n। तो आपका छोटा एक्सप्रेशन हो जाता है थोड़ा। दो दो बाउंड क्यों लगाए जाएं, और अगर दो बाउंड हैं तो दो बाउंड को एक ही बाउंड में कैसे लाएं? मैं ये समझा पाया आप लोगों को? कभी भी यस दो सर। बाउंड है तो उसको एक ही में ले आइए। दैट इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। तो हर सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड कैसे दिखाया जाए वो समझाया। अब सवाल उठेगा जो अगले पेज में बता रहा हूं, कि बाउंडेडनेस अगर है और कन्वर्जेंस है तो इनका आपस में क्या रिश्ता है। तो एक छोटी सी थ्योरम मैंने कई बार पढ़ा दी क्लास में, कि अगर कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, किसी पॉइंट पे कन्वर्स कर रहा है, तो बाउंडेड होगा ही होगा। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। बाउंडेड हो तो जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट होगा तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर फाइनाइट सेट होते हैं ना, तो कोई खास इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलते नहीं है। फाइनाइट में हमेशा लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा सबसे बड़ा सेट को बिलोंग करते हैं। अगर मैं कोई फाइनाइट सेट ले लूं, ये ले लिया मैंने, लो, और मैं पूछूं इसका सबसे छोटा एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट, तो आप कहेंगे सर ये सवाल प्राइमरी में पूछा जाना चाहिए, आप क्यों पूछ रहे हो? तो आप समझेंगे कि फाइनाइट में उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन जो ही मैं इनफाइनाइट बोलूं, उस भले ही मैं ओपन इंटरवल 0 1 बोलूं, इसका सबसे छोटा और सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो सेट को बिलोंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये सब कहानी इनफाइनाइट सेट के लिए। फाइनाइट में तो कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। आप कहेंगे ये हमें क्यों समझा रहे हो ये सब कहानी यहाँ पर?
देखो बेटा, कन्वर्जेंट अगर सीक्वेंस होगा ना, तो सीक्वेंस की जो टर्म्स होगी ए एन, मान लो ये एल पे कन्वर्स करता है, एक सीक्वेंस है वो एल पे कन्वर्स करता है, तो आप डेफिनेशन जानते ही हैं कि ए एन माइनस एल जो मॉड होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, और फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम एम, एक एम मिलेगा ऐसा। ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो ए एन होगा वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा, और ये हर एक टर्म होगी एम से आगे। तो इसका मतलब जो m है, m जितना भी है, उस m से आगे की टर्म तो बाउंडेड हैं, उनके दो अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल रहे हैं, लेकिन जो उससे पहले की टर्म होंगी वो क्या क्या होंगी? भाई वो तो ये होंगी, a1 a2 a3 a m माइनस वन। बच्चों m जो भी नेचुरल नंबर है, उससे पहले जितना भी सेट होगा ये हमेशा गारंटी है फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा तो इसका सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट गारंटेड है मिलेगा। इसका मतलब जो शुरुआती एम से पहले की टर्म है वो सब बाउंडेड ही होंगी, वो अनबाउंडेड हो ही नहीं सकती। और एम या उससे आगे की टर्म के लिए आप ऊपर वाली लाइन में गारंटी दे रहे हो कि टर्म्स एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच होंगी। तो इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्स करता है ना, तो पूरा सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। मैं समझा पाया आप लोगों को? एम से आगे की टर्म कैसे बाउंडेड हुई ये दिखाया, और एम से पहले फाइनाइट है तो पूरा ही हो गया सीक्वेंस। अब यही प्रूफ भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। और अब ये है कि अगर कन्वर्स लें, बाउंडेड ले लो। देखो भाई, ये है -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। इसकी हर टर्म -1 से और +1 के बीच ही आ रही है, तो बाउंडेड तो है ये। लेकिन ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्स कर ही नहीं रहा है। आप -1 का नेबरहुड बनाओगे तो वो +1 पे कूद जाएगा बाहर, +1 पे नेबरहुड बनाओगे फिर वो -1 पे आ जाएगी अगली टर्म। तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट है तो श्योरिटी बाउंडेड होगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों, यहां से एक बोलजानो वेरेस्टस थ्योरम दोबारा आएगी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाई है, फिर दोबारा आएगी। देखो यार, जो सीक्वेंस है ना, वो इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट है, ठीक हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मेरा कोई सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो जाए, एक इनफाइनाइट सेट है और वो बाउंडेड हो जाए, तो सीक्वेंस मतलब इनफाइनाइट सेट और वो बाउंडेड है, तो बोलजानो वेरेस्ट्रास थ्योरम कहती है कि एक इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट में कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कोई मेरे पास सीक्वेंस बाउंडेड है, तो वो उसका मिनिमम 8 लिमिट पॉइंट मिलेगा। ये यहां भी सही है। तो बच्चों, जो -1 की पावर n है ना, इसके दो लिमिट पॉइंट मिलेंगे, एक -1 पर, एक +1 पर। क्यों? क्योंकि -1 पर आप कोई भी नेबरहुड लीजिए, हमेशा अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। और +1 पे भी। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, आप उससे सेंस समझिए। तो -1 की पावर n के दो लिमिट पॉइंट आएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, तो चूंकि सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट सेट है, तो यहां बाउंडेड ही पर्याप्त है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आएगी कि अगर मेरे पास सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोटोन है सीक्वेंस और बाउंडेड है, तो क्या होगा? जैसे n/n+1, आप इसको देख रहे हैं कि इसकी पहली टर्म 1/2 है, दूसरी 2/3 है, तीसरी 3/4 है, चौथी 4/5 है, ये बढ़ता जा रहा है।
और ये भी समझ में आ रहा है कि ये वन से आगे नहीं जाएगा कभी भी। जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लिमिट लगाते हैं, तो ऐसे सवाल बच्चों ने किए होते हैं कि एन ऊपर नीचे से कॉमन लाओ, ये लिमिट वन होती है, तो सबको पता है वन से आगे नहीं जाएगा। तो मतलब ये मोनोटोन है, एक ही धुन में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बाउंडेड है, क्योंकि हर टर्म जो है, आप वन से ऊपर कोई भी नंबर ले लो, आप कह दो ये 1.5 से छोटा है तो सही है, क्या दिक्कत है। टू से छोटा है कोई दिक्कत नहीं, अपर बाउंड 8 मिल जाए तो उससे ऊपर के सभी अपर बाउंड भी ले सकते हैं। तो भाई अगर ये बाउंडेड है और मोनोटोन है, तो फिर ये कन्वर्स करेगा। कहाँ पे कन्वर्स करेगा? यहाँ पर ए एन एन टेंडेंट टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ए एन है एन अपॉन एन प्लस वन, तो वो वन पे, तो ये वन पे कन्वर्स करेगा। ध्यान दीजिए, कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो फिर उसका लीस्ट अपर बाउंड जहां मिलेगा, लीस्ट अपर बाउंड उसी पे कन्वर्स करेगा ये। और अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, तो जो ग्रेटेस्ट, तो लोअर बाउंड तो कई मिलेंगे, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा उस पे कन्वर्स करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, मैं ध्यान दीजिएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो, तो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे या सुप्रीमम पे कन्वर्स करेगा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, घटता जा रहा है और लेकिन बाउंडेड हो, तो फिर अपने इन्फीमम पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्स करेगा। उम्मीद है कुछ चीजें समझ में आ पा रही होंगी आप लोगों को। तो अब आपने कन्वर्जेंट होने की टेंशन दो नए तरीके से डिफाइन कर दी। आप सोचो, कन्वर्जेंट होने के लिए वही डेफिनेशन होना जरूरी नहीं है, आप मोनोटोन और बाउंडेड दिखा दो तो भी कन्वर्जेंट हो गया। लो जी, ये नया तरीका हो गया। उसके बाद मैंने कुछ लिमिट आप लोगों को समझाई है कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन ए पे कन्वर्स करे और लिमिट बी एन बी पे कन्वर्स करे, तो लिमिट लैम्डा ए एन लैम्डा ए पे कन्वर्स करेगी। ऐसी दूसरा भी, और लिमिट ए एन प्लस बी एन इक्वल टू लिमिट ए एन प्लस लिमिट बी एन होगा। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करती हैं दोनों सीक्वेंसेस की, तो कंबाइंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन अगर कंबाइंड लिमिट एग्जिस्ट करे, तो जरूरी नहीं है इंडिविजुअल लिमिट भी एग्जिस्ट करे। कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप लोग कन्वर्स के मामले में? ए एन मेरे पास एक सीक्वेंस है एन, और जो बी एन है वो मान लीजिए माइनस एन, तो ए एन प्लस बी एन कैसा सीक्वेंस बनेगा? जीरो। कन्वर्जिंग सीक्वेंस। तो जो हाँ जीरो सही। सीक्वेंस बनेगा, जीरो जीरो जीरो, तो जो ये जीरो पे ही कन्वर्ट करेगा, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो सम की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अलग अलग, ना तो ए एन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना बी एन की। एट दोनों डाइवर्स करेंगे, एक प्लस इंफिनिटी को, दूसरा माइनस इंफिनिटी को। अगर हाँ ए एन ए पे कन्वर्स कर रहा हो और बी एन बी पे, तो ए एन प्लस बी एन ए प्लस बी पे कन्वर्स कर देंगे। आप इनको ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये ए है ये बी है। इंडिविजुअल लिमिट अगर एडजस्ट करेंगी तो कंबाइंड लिमिट भी एडजस्ट करेगी, लेकिन कंबाइंड लिमिट एडजस्ट करेगी तो जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल लिमिट भी एडजस्ट करेगी। फिर यही चीज कंटिन्यूअस फंक्शंस में भी आ जाएगी।
कि फंक्शन इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है तो उनका सम फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन सम फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है इंडिविजुअली वो दोनों कंटिन्यूअस हो। एक जगह चीजें सीख लो, दूसरी जगह भी बिल्कुल वैसा ही चलना है। ऐसा ही फिर अगला उसमें आएगा, जिसमें ये प्रोडक्ट में लिमिट ए एन बी एन इक्वल टू लिमिट ए एन इंटू लिमिट बी एन, मतलब ए बी। अगर इंडिविजुअल लिमिट एडजस्टर है तो प्रोडक्ट की लिमिट भी एडजस्टर है, बट फिर कहानी वही है, आगे कन्वर्स सही होना जरूरी नहीं है। अगर मैं ए एन को -1 की पावर n ले लूं और बी एन को भी वही ले लूं, तो जो बच्चों ए एन बी एन होगा वो -1 की पावर 2n आ जाएगा। और ये तो क्योंकि 2n इवन नंबर है तो ये सीक्वेंस कांस्टेंट जाता रहेगा 1 1 1। तो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट सीक्वेंस है तो 1 पे ही कन्वर्स करेगा, जबकि ना ए एन कन्वर्जेंट है और ना ही बी एन कन्वर्जेंट है। तो कभी अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि दो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट दोनों नहीं है, ए एन भी कन्वर्जेंट नहीं है बी एन भी कन्वर्जेंट नहीं है, प्रोडक्ट कन्वर्जेंट हो सकता है क्या, ऐसे भी पूछा जा सकता है सवाल। तो आपको सोचना चाहिए हाँ हो रहा है, हो सकता है। ऐसे सवाल हो सकता है क्या वाले एटीट्यूड में आते हैं, होगा नहीं कह रहे हैं कभी, हमेशा। अगर अलग अलग लिमिट एडजस्ट करे तो प्रोडक्ट की लिमिट भी एडजस्ट करेगी, लेकिन प्रोडक्ट की लिमिट एडजस्ट करे तो जरूरी नहीं है अलग अलग लिमिट एडजस्ट कर दे। सेम डिवीजन के लिए भी कहानी होगी फिर। अब आप ए एन अपॉन बी एन में भी ऐसा कुछ कर सकते हो, ये सीक्वेंस। फिर वही यही एग्जांपल ले लो ए एन बी एन का, तो आप देखेंगे कि ए एन भी कन्वर्जेंट नहीं है बी एन भी नहीं है, लेकिन ए एन अपॉन बी एन करोगे तो 1 आ जाएगा, वो कन्वर्स कर देगा। यार मैं कुछ नया सिखा भी पा रहा हूँ आप लोगों को, या बिस्तर में बैठे हो मजे से बस? सर आ रहा है सर। आ रहा है। तो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्रॉसिस सीक्वेंस पे बात करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।